संपत्ति में महिलाओं के उत्तराधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला के मायके के लोगों को उसके परिवार का ही हिस्सा माना जाएगा, अजनबी नहीं माना जाएगा। और ऐसे में महिला ससुराल से मिली अपनी हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वो अपने मायके वालों के नाम कर सकती है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने हाई कोर्ट और एक निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए की। बेंच ने कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 15(1)(d) में महिला के पिता के उत्तराधिकारियों को महिला के भी उत्तराधिकारियों में शामिल किया गया है। ये जो पूरी सुनवाई हो रही थी, आखिर किस मामले में हो रही थी, आपको बता देते हैं। लाइव लॉ के मुताबिक पूरा मामला 1953 का है। गुरुग्राम के बाजितपुर तहसील के गढ़ी गांव से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 1953 में गढ़ी गांव में रहने वाले शेर सिंह की मौत हो गई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में शेर सिंह की आधी संपत्ति उनकी पत्नी जगनो देवी को मिली। जगनो देवी ने इस जमीन को अपने भाई के बेटों के नाम कर दिया। जगनो देवी के इस कदम के बाद उनके देवर के बेटों ने आपत्ति जताई। जवाब में जगनो के भाई के बेटों ने एक निचली अदालत में मुकदमा दायर किया। 19 अगस्त 1991 को निचली अदालत ने जगनो के भाई के बेटों के पक्ष में फैसला सुनाया। इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए अब जगनो के देवर के जो बेटे थे वो हाई कोर्ट में गए। उन्होंने दलील दी कि जगनो के भाई के बेटों को उनके परिवार का हिस्सा नहीं माना जा सकता और अगर उन्हें जमीन दी भी गई है तो पहले उसे रजिस्टर कराया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने भी देवर के बेटों की दलीलों को नहीं माना और निचली अदालत का जो फैसला था उसे बरकरार रखा। मामले की सुनवाई पहुंची सुप्रीम कोर्ट। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी विधवा की तरफ से अपने भाई के बेटों का नाम संपत्ति करना गलत नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत हाई कोर्ट और निचली अदालत के फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता है। यानी शेर सिंह की जो संपत्ति जगनो ने इनहेरिट की, वो संपत्ति वो अपने भाई के बेटों के नाम कर सकती हैं, क्योंकि उस मायके के लोगों को उनके परिवार का ही हिस्सा माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की, बात करते हैं औरतों की। हिंदू औरतों के प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं? अब थोड़ा सा भारत में महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स पर बात करते हैं। भारत जैसे विविधता वाले देश में महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स अलग अलग पहलुओं पर निर्भर करते हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो रिलीजन का भी रहा है, यानी धर्म का। महिलाओं की प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर धर्मों के पर्सनल लॉ रहे हैं। हालांकि सरकारों ने इनमें समय के साथ सुधार भी किया है। चूंकि ये फैसला जो है ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत आया है, तो संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को लेकर, हिंदू महिलाओं के अधिकार को लेकर थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हिंदू धर्म की महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल आजादी के बाद लाया गया था। हालांकि इसका खाका जो था वो पहले से तैयार होने लगा था। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर मानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपनी महिलाओं के हितों की रक्षा किस हद तक करता है। अपने इसी विजन के तहत उन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट पेश किया था, जो हिंदू कोड बिल का हिस्सा था। हालांकि हिंदू समाज की जो रूढ़िवादी और कट्टर तबके थे, उन्होंने इस बिल का बहुत विरोध किया। अंबेडकर को इस्तीफा भी देना पड़ा था, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन विधेयकों को पास कराने का निश्चय कर लिया था। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट भारतीय संसद में पारित हो गया। जैन, बौद्ध और सिख धर्म की महिलाओं को भी इस एक्ट का हिस्सा माना गया। इसकी कुछ मुख्य बातें आपको बता देते हैं। इस कानून से पहले हिंदू धर्म की महिलाओं को केवल मेंटेनेंस पाने का अधिकार था। उन्हें अपने पिता या दूसरे रिश्तेदार की प्रॉपर्टी का हिस्सा पाने का हक नहीं था। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 ने उन्हें यह अधिकार दिया कि संपत्ति में हिस्सा पाने का उनका अधिकार किसी भी दूसरे पुरुष उत्तराधिकारी के बराबर है। इस कानून के तहत हिंदू पुरुष के क्लास 1, 2 और 3 के उत्तराधिकारियों की लिस्ट में उसकी बेटी, विधवा, माँ, बेटे की बेटी यानी पोती, बेटी की बेटी यानी नतनी, बहन इत्यादि को शामिल किया गया। इस कानून के तहत ये प्रावधान किया गया कि महिलाएं चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों में अपना हिस्सा ले सकती हैं। इस कानून की धारा 14 में एक रेट्रोस्पेक्टिव प्रावधान भी किया गया, खासतौर पर विधवा महिलाओं के संदर्भ में। प्रावधान ये किया गया कि कानून के लागू होने से पहले अगर कोई महिला विधवा हो गई थी तो अब वो अपने पति की संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। हालांकि संयुक्त उत्तराधिकार को लेकर इस कानून की आलोचना हुई। एक्ट की धारा 6 में कहा गया, संयुक्त उत्तराधिकार की स्थिति में महिलाएं अपने जन्मसिद्ध अधिकार के तहत प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं पा सकेंगी। इस कानून के तहत उन महिलाओं की संपत्ति को लेकर भी नियम बनाए गए जिनकी मौत बिना वसीयत के हो गई। इन्हें धारा 15 और 16 के तहत परिभाषित किया गया। इन धाराओं के तहत बगैर वसीयत के मौत को प्राप्त हुई महिलाओं की प्रॉपर्टी पर भी वही नियम लागू हुए जो बगैर वसीयत के मर गए पुरुष के लिए बनाए गए। इस कानून में सबसे बड़ा सुधार 2005 में हुआ, जब इसे संशोधित किया गया। ये संशोधन भारतीय लॉ कमीशन की 174वीं रिपोर्ट के आधार पर किया गया। इस संशोधन के तहत महिलाओं को संयुक्त उत्तराधिकारी के तौर पर पहचान दी गई, मतलब संपत्ति में अधिकार महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार माना गया। संशोधन के तहत बेटी को बेटे की तरह ही समान अधिकार और देनदारियां दी गई।
ये संशोधन पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार का नियम लागू करता है। इसमें किसी की इच्छा के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर उत्तराधिकार का नियम लागू किया जाता है। इस संशोधन के तहत पुराने एक्ट की धारा 4 को समाप्त कर दिया गया, 4 का क्लॉज 2, और कृषि भूमि में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया। विधवा महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के नियम और आसान किए गए। क्लास 1 की उत्तराधिकारियों में और भी महिलाओं को जोड़ा गया, मसलन बेटी की नातिन, बेटी की पोती और बेटे की नातिन। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित कानून की पुनर्व्याख्या की, खासकर संयुक्त संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया। एक जरूरी बात यह है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में गोद ली गई बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे मुरारी, मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे है मिथिलेश। देखते रहिए ऑर्डिनरी।